हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कोर वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के जो प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, जो आपके हेल्पफुल रहेंगे जेईई, गेट और ईएससी के लिए। ये हमारा 9th पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का। इससे पहले भी 8 पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर हमने रिपीटेड क्वेश्चन किए हैं। इसमें हम इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड देयर डिटर्मिनेशन से करेंगे। हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, स्टार्ट से लास्ट तक जाएंगे। तो फिर लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे मिक्स क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज टाइप। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। और अगर आपका कुछ भी डाउट आता है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट पा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी पर अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में गेट कॉम्बैक्ट लगा सकते हैं, गेट और ईएससी कॉम्बैक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये 6 मार्च को होने वाला है सुबह 11 बजे। ठीक है, इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट दी जाएगी। ये सब ब्रांच के लिए होगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सब ब्रांच के लिए होगा। तो आप इसे लगा सकते हैं। और इसमें आपको 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, मतलब 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप सबको दी जाएगी, जिसमें अगर आपकी रैंक 1 to 3 तक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप, 4 to 10 तक आती है 75, 50%, 11 to 50, और 51 to 500 तक आती है तो आपको 25% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और इसमें आप इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज कर कार्ड 10। ठीक है, कार्ड 10 का यूज कर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं कॉम्बैक्ट में, और आप इस कॉम्बैक्ट को लगा सकते हैं संडे को 6 मार्च को जो होने वाला है। और अन अकेडमी पर बैच भी स्टार्ट हो गया है बहुत सारे, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इवॉल्व बैच स्टार्ट हो गया है हमारा। ठीक है, अन अकेडमी पर 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो आप इनमें बिल्कुल देरी मत करिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सब में सब्सक्रिप्शन लेना तो आप कार्ड 10 का यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कार्ड 10। ठीक है, और भी सब ब्रांच के बैच स्टार्ट हो गए। गेट जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप गेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैकेनिकल का स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें आपको टॉप फैसिलिटी पढ़ाएगी। ठीक है, टॉप फैसिलिटी जो है इंडिया की, वो आपको एजुकेट करेगी। सिविल का भी स्टार्ट हो गया है 2 मार्च से ही। सिविल में आपको जसपाल सर, विवेक सर, कृष्णा सर, ठीक है, दुष्यंत सर, अभिषेक सर, जो टॉप फैसिलिटी है, जो टॉप टीचर है, वो आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, तो सब में आप कार्ड 10 का यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी आपको अनअकैडमी बहुत सारे फीचर मिलेंगे इलेक्ट्रिक के। ठीक है, सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का क्विक मेथड कौन सा होता है, तो ये पूछा हुआ है। इसमें हमें पता है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के 7 मेथड होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इनको याद करने की ट्रिक देखी थी। ठीक है, बाकी जो 6 मेथड को एक्सप्लेन करना बाकी है वो मैं भी जल्दी उनकी वीडियो ले आऊँगा। हमने ओवन ड्राइंग तो अच्छे से पढ़ ही लिया था। ठीक है, जो क्विक मेथड होता है ना, क्विक डिटर्मिनेशन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी। इससे 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। एक तो एक क्विक डिटरमाइन करने के लिए सबसे फास्ट मेथड है, जो सिर्फ 3 से 4 मिनट में, इतने में इसमें रिजल्ट आ जाता है जल्दी से। ठीक है, इसमें गैस निकलती है, हम इसको टेस्ट ट्यूब में करते हैं फील्ड पर ही जाकर। इसमें गैस निकलती है, वो पूछ लेते हैं बहुत बार। C2H2 एक गैस निकलती है जिसका नाम है एक्टिलीनी गैस। ठीक है, एक्टिलीनी गैस। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, ये भी DMRC में आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये गैस रिलीज होती है, और जितनी ये गैस रिलीज होती है उससे हम बता सकते हैं कि कितना हमारा वाटर कंटेंट है। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है इंपॉर्टेंट, सबसे क्विक मेथड है। और ये पूछ ले सबसे एक्यूरेट मेथड है, वो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। ये है मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, और भी हमारे सब मेथड हम डिस्कस करेंगे इन सबको। तो इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट, अब श्रिंकेज लिमिट के बाद भी उसको ड्राई किया जा रहा है सॉइल को, तो उसमें क्या होगा, इट विल शो, तो क्या शो करेगी, लार्ज वॉल्यूम चेंज, मॉडरेट वॉल्यूम चेंज, लो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज। सीधी सी बात है, तीनों तो ऑप्शन गलत है। वॉल्यूम चेंज होना बंद हो जाता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले लिक्विड लिमिट स्टेट से हमारी सॉइल ड्राई होती जा रही है। ठीक है, वाटर कंटेंट डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर आ गई हमारी, क्या हो गई, सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है। तो इसके बाद क्या होगा,
श्रिंकेज लिमिट है ये हमारी, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट के बाद उसमें वॉल्यूम चेंज होना बंद हो जाएगा, वो आ चुकी है सॉलिड स्टेट पर, ठीक है। तो नो वॉल्यूम चेंज इसका सही आंसर हो जाता है, नो वॉल्यूम चेंज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, कौन सी बाउंड्री हमारी, ये हमारी लिक्विड लिमिट। तो सिंपल सा इसका लिक्विड लिमिट आंसर हो जाएगा, लिक्विड लिमिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं इसमें, आईडी से करते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी परसेंटेज ऑफ सॉइल विच इज लूज इन नेचर। तो लूज बोला हुआ है तो इसका हमारा टेबल होता है, इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये हमारा आईडी से डिनोट कर रहे हैं हम रिलेटिव डेंसिटी को। तो क्लासिफिकेशन सॉइल का कैसा होता है, अगर उसकी जीरो वैल्यू होती है आईडी की तो हम बोलते हैं लूसेस्ट स्टेट में अभी सॉइल। लूसेस्ट स्टेट क्या होती है, जैसे हमारे पास एक गिलास है, उसमें हमने क्या भर दी, सैंड भर दिया, सॉइल भी भर दी। तो अभी जब हमने भरी है ना, वो क्या है, लूसेस्ट स्टेट में है। और इसको जब हम सेक करेंगे, दोनों साइड से सेक करेंगे, तो इसकी क्या होती है, वॉल्यूम कम होती चली जाती है, ठीक है। वॉल्यूम कम होगी मतलब वॉइड्स फिल होने लगते हैं, तो किस में आ जाती है, डेंसेस्ट स्टेट में आ जाती है। फिर ये किस में आ जाती है, डेंसेस्ट स्टेट में। अभी किस में थी, पहले जब मिट्टी भरी थी डायरेक्ट, वो थी लूसेस्ट स्टेट में, सबसे लूसेस्ट स्टेट में, ठीक है। फिर जब डेंसेस्ट स्टेट में चली जाती है, जब उसको सेक कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं, तो डेंसेस्ट स्टेट में चली जाती है, तो ठीक है। तो आईडी की वैल्यू होती है 0 से 15 होती है वेरी लूज स्टेट में। तो हमसे यही पूछा होता 15 से 30 किस में होती है, एग्जाम में पूछा हुआ है यही, 15 से 30 होती है हमारी लूज स्टेट में, ठीक है, यही पूछा हुआ। और 35 से 65 तक होती है मीडियम स्टेट में, 65 to 85 होती है डेंस स्टेट में, और 85 to 100 होती है वेरी डेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा लूज स्टेट के लिए, 15 से 35। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर क्या क्या डिटरमाइन करता है, एक तो हमारा वाटर कंटेंट होता है, दूसरा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसको भी हम सारे टेस्ट डिटेल में अच्छे से करेंगे, तो अभी आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब आप इन टेस्ट को डिटेल में कर लेंगे, आपने फील्ड पर किए हो, तो आपको याद रहेंगे आसानी से। नहीं, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करता है, आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the range of soil particle size to apply स्टोक लॉ। स्टोक लॉ को अभी हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्टोक लॉ, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जो रेंज होती है ना पार्टिकल की, वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, वो होती है बिटवीन 0.2 mm टू 0.0002 mm, या फिर इसकी जगह पर आपका ऐसा भी लिखा था, तो 0.2 mm टू 0.2 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे भी लिखा हो सकता है, यूनिट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोन क्या होता है, ठीक है, आराम से चेंज कर सकते हैं आप, 3 के बाद 0 डाल दिया, 1000 से इंटू करके माइक्रोन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये रेंज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है स्टोक लॉ से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, ठीक है। दो टाइप की साइज रेंज मेजर की जाती है, एक पार्टिकल साइज रेंज और एक होती है शेप रेंज, ठीक है। तो इसको आप साउंड से याद रख सकते हैं, मैं थोड़ा साउंड से ट्रिक बताता हूँ, साउंड से देख, शेप, शेप, सी सी आवाज आ रही है ना, सी शेप। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए हम शेप को मेजर करते हैं, ठीक है, शेप रेंज को मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से। और फिर जो दूसरा बच गया ना, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। इससे हम साइज करते हैं। एक याद रहेगा तो आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो सी सी हम डिनोट करते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को, इसमें हम मेजर करते क्या, शेप रेंज। और साइज रेंज की बात आती है तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। तो सी 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 से नाम आए तो सी सी है ना यहाँ पर, सी सी शेप, ठीक है, वो सी यू है, यूनिफॉर्मिटी आ गया ना, तो उसमें हम करते हैं साइज रेंज को मेजर, ठीक है। आप याद रख सकते हैं, ट्रिक बनाइए। अगर आप भूलते हैं, मैं इसको बहुत भूल जाता था, हमेशा गलत कर देता था, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई। जो चीज़ भूलते हैं ना, आप उसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट याद नहीं रख पा रहे हैं,
तो उसकी ट्रिक बनाइए या फिर उसको बार बार पढ़ते रहिए, अलग से स्पेशल नोट्स बनाइए इनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा साइज के लिए कौन सी रेंज होती है, पार्टिकल साइज रेंज के लिए वो होता है हमारा सी यू, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। सी यू का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का वो होता है हमारा D60/D10। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का पूछ लिया आपसे, तो उसका क्या होता है, इसको सीसी से डिनोट करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। इन सब की रेंज भी पूछी जाती है और सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल हैव, एट लिक्विड ऑल सॉइल पोसेस द, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम सीएच स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। अब लिक्विड लिमिट पर है, तो लिक्विड लिमिट में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। लिक्विड लिमिट पे जब ज़्यादा हो जाता है पानी सॉइल में, तो उसकी शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, तो उसका ये सिंपल है, हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, से स्मॉल मैग्नीट्यूड होने वाला है स्मॉल, ठीक है, और उसकी सेम शियर स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, सेम शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ सेम रहेगी। वो लिक्विड लिमिट पे आ चुकी है तो मतलब सेम सा हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा पूरा सॉइल में, तो उसमें शियर स्ट्रेंथ सेम रहेगी। इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट याद रखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। सेम शियर स्ट्रेंथ रहेगी और मैग्नीट्यूड उसका स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड विद सेम शियर स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइन इन ओवन एट टेम्परेचर। तो उसके लिए क्या टेम्परेचर होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में ये अच्छे से देखा था। तो उसके लिए होता है हमारा 60 डिग्री टेम्परेचर। ऑर्गेनिक सॉइल की बात हो रही है ना, तो 60 डिग्री सेल्सियस। अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक में हम कम टेम्परेचर इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे ना तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाएगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए जो हमारी ओवन में टेम्परेचर की रेंज होती है हमारी 110 ±5 के पास डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर इनऑर्गेनिक में जिप्सम की मात्रा है, इनऑर्गेनिक में जिप्सम भी है हमारा, तो इसकी रेंज कितनी होती है, वो होती है 80 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा है। ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट दी हुई है, सारी वैल्यू लिख लेते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आए पहले हमें देख लेना क्या पूछा है, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले हमें। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं, आई एल, ठीक है, आई एल सी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला था वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट भी बोल देते हैं, माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, या फिर प्लास्टिक इंडेक्स बोल देते हैं इस पूरे को, नीचे वाले को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट दी हुई है सॉइल की, कितनी दी हुई है 60, लिक्विड लिमिट 60, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी 60%। प्लास्टिक लिमिट दी हुई है, तो प्लास्टिक लिमिट दोनों की आ गई 35, इसकी भी 35। एंड श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट का तो कोई काम ही नहीं, हटा दो। एंड इट हैज़ ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, तो नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिया 50%। द लिक्विड इंडेक्स, सिंपल लिक्विड इंडेक्स पूछी हुई है, तो 50 - 35 कितना हो जाएगा 15, 15। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, तो ये आ जाएगा 3/5। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.6, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूमेरिकल में हमें स्पीड बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस कर कर कर, एप्टीट्यूड जिसका अच्छा हो जल्दी से कर देगा ऐसे क्वेश्चनों को, बाकी हमें स्पीड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है न्यूमेरिकल में।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज, तो प्लास्टिक इंडेक्स IP/IF का क्या होता है, वो सीधा सा हमारा टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको IT से डिनोट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वाला सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड ये है जो हमारा वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करें, वो कौन सा है, हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, तो एक्यूरेटली डिटरमाइन हम ओवन ड्राइंग मेथड सबसे एक्यूरेटली वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्विकेस्ट मेथड हमें पता है, क्विकेस्ट होता है क्विक मेथड। ठीक है, और पिकोनोमीटर हम जार यूज़ करते हैं। सैंड बाथ हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ओवन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे ओवन प्रेजेंट नहीं है फिर अभी हमें एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो हम सैंड बाथ को भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक्यूरेट सबसे वैल्यू किससे मिलती है, ओवन ड्राइंग से। जब हमारे पास ओवन अवेलेबल नहीं होता है तो सैंड बाथ का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0, प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, 0। द सॉइल इज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका टेबल है हमारा पूरा। उस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख ही सकते हो आप कितनी बार पूछा जा चुका है। तो टेबल आपको पक्का याद होना चाहिए। मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए फटाफट से, फोटो तो लाना भूल गया मैं। ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ बना देता हूँ मैं वो सॉइल किस टाइप की होगी। ठीक है, कंडीशन ऑफ सॉइल, और यहाँ लिख दूंगा सॉइल कौन सी होगी वो। ठीक है, तो अब प्लास्टिक इंडेक्स 0 होगी तो कौन सी होती है, तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी, नॉन प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, नॉन प्लास्टिक सॉइल, यहाँ सॉइल क्लासिफिकेशन लिख सकते हो ऊपर। ठीक है, और 1 से 5 तक, ठीक है, फिर 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40 और मोर देन 40। ठीक है, तो नॉन प्लास्टिक हो गया। 1 to 5 होगी तो क्या बोल सकते हैं हम, स्लाइड प्लास्टिक, थोड़ी प्लास्टिसिटी इसमें आ चुकी है, साइड प्लास्टिक। फिर क्या बोल सकते हैं हम, लो प्लास्टिक, लो। फिर क्या बोल सकते हैं, मीडियम। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, हाई प्लास्टिक। और फिर हम लास्ट बोल सकते हैं 40 से ज़्यादा, वेरी हाई प्लास्टिक सॉइल। तो इनका एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका हम बोल सकते हैं इसमें मतलब प्लास्टिसिटी नहीं होगी, वो कौन सी होगी हमारी, नॉर्मली वो हमारी सैंड होगी। और जिसकी 0 होगी उसमें हम ग्रेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके लिए हम बोल सकते हैं ग्रेवल, नॉन प्लास्टिक है ना ग्रेवल हमारा। और हमारा लोअर मीडियम में हम बोल सकते हैं सिल्ट। ठीक है, और हाई प्लास्टिक कौन सी होती है, होती है हमारी क्ले। हाई और वेरी हाई में हमारी क्ले आ जाएगी। ठीक है, इसको आप टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपको याद रखना है। तो हमारी जब 0 होगी तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं, या तो हमारा ग्रेवल आंसर ऑप्शन में होता तो ग्रेवल बोल देते। ठीक है जी, ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल बोल देते, या फिर सैंड है तो सैंड बोल देंगे हम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, ये भी आपको आना चाहिए। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सैंपल आर 65% एंड 29% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm, या फिर इसको हम 2 माइक्रोन बोल सकते हैं सिंपल सा, इज 24। द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज, तो हमें एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्टिविटी को हम ए से नोट कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय, इसका तक हम म्यू से डिनोट कर देते हैं, ये मतलब 2 माइक्रो सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन। ठीक है, 2 माइक्रोन या 0.002 mm, जो फाइनर जो ग्रेन साइज होते हैं वो। तो इसमें कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। और प्लास्टिक लिमिट का हमें फॉर्मूला पता क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये वैल्यू दी हुई है हमें।
65 माइनस 29 कितना हो जाएगा हमारा 36। तो 36 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 3/2 1.5। ठीक है, 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप एक्टिविटीज से और भी याद रख सकते हैं, सॉइल ये भी बहुत पूछा जाता है। तो एक्टिविटी अगर 0.75 से कम हो तो वो क्या बोलते हैं, वो इनएक्टिव सॉइल है, तो उसका एग्जांपल है कैलनाइट। ठीक है, और एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 टू 1.5 हो तो हम बोल सकते हो नॉर्मल एक्टिव सॉइल, नॉर्मल सॉइल है। ठीक है, नॉर्मल सॉइल, तो उसका एग्जांपल है इलाइट। और 1.25 से ज़्यादा हो तो ये कौन सी सॉइल है हमारी, तो ये 1.25 से ज़्यादा है, मतलब ये हमारी मोंटोमोरलाइट टाइप सॉइल है, मतलब एक्टिव सॉइल है। एक्टिविटी जिसकी 1.25 से ज़्यादा है उसको हम बोल सकते हैं वो एक्टिव सॉइल है। तो इसको अगर पूछ लेते कौन सा क्लासिफिकेशन होगा इस सॉइल का, तो बोल देंगे हम एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा मोंटोमोरलाइट, उसमें मिनरल पाया जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कुछ पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आगे वीडियो में और रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।